हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जा रहे होंगे और आगे भी बहुत अच्छे जाएंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक 11th-12th के सिलेबस में भी है और कॉलेज में बीएससी के सिलेबस में भी है। और उस टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। जी हाँ, बंद कोटि या आबंद कोटि या आबंद क्रम भी इसको हम कहते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली जब हम मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी लेवल ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला है हाफ एन बी माइनस एन ए, जहाँ पर एन बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। आपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी तो पढ़ी ही होगी, जिसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं यानी अणु कक्षक क्या होते हैं, और फिर उसके तीन प्रकार, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये तीन प्रकार आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। हम उन पर विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वास्तव में जब बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी लेवल ग्राफ बनाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर ये एनर्जी का बढ़ता हुआ लेवल होता है। और जैसे मान लीजिए हम किसी मॉलिक्यूल के लिए ये डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए N2 के लिए, तो N2 का मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन का एक एटम इस तरफ और एक एटम उस तरफ, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। और इसको हम वेव मैकेनिक्स में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के तौर पे भी शो करते हैं, जिसमें जब ऑर्बिटल्स सेम फेस पे होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं यानी बंधी अणु कक्षक बनते हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपोजिट फेस पे ओवरलैप होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं यानी प्रतिबंधी अणु कक्षक बनते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन का हमको बनाना होता है तो यहाँ पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखते हैं और वो फिर बीच में आके ओवरलैप करते हैं, तो नीचे पे जो बनता है वो बॉन्डिंग और ऊपर वाला जो बनता है वो एंटी बॉन्डिंग, और इसी तरीके से फिर ये डायग्राम तैयार होता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम केवल 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 और केवल फोकस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे कि उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जिससे हम 1 सेकंड के अंदर यानी कि बहुत ही कम समय में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सके। तो चलिए हम उस पर जल्दी से आते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए इस तरीके से आप ट्रायंगल बना लीजिए और उस ट्रायंगल के सबसे ऊपर वाले कोने पर आप लिख लीजिए 14। ठीक है, अब ये 14 क्या है? तो आपको ये मान के चलना है कि जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे यानी 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये फिक्स, यहाँ पे ये फिक्स कर लेना आप। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल के दोनों किनारों पे नीचे उतरते जाइए और एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करते जाइए और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते जाइए। यानी जैसे ये 14 लिखा है तो आप दूसरे लेवल पे आ जाइए, उसको 13 कर दीजिए, अगले लेवल पे आ जाइए वहाँ 12 कर दीजिए, फिर अगले लेवल पे आइए 11 कर दीजिए। यहाँ से आप नीचे उतरते जाइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करते जाइए और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते जाइए। जैसे ये 14 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 15 कर दो, फिर 16 कर दो, 17 कर दो, फिर 18 कर दो, 19 कर दो, 20 कर दो, ऐसे चलते जाइए आप। ठीक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। 18, 19 और ये लास्ट वाला 20, और वैसे 11, ये 10, ये 9 और ये 8। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया।
और उसके बाद हमने एक एक किनारे पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक तरफ एक एक बढ़ाते गए और दूसरे तरफ एक एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या करते गए, कम करते गए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 3 हो गया। अब दोनों ही किनारों पर, यानी चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों के लिए यानी दोनों ही कंडीशंस के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ आधा कम करना है, यानी कि 0.5 कम करना है। यानी कि जैसे 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, तो इन दोनों कंडीशंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 13 इलेक्ट्रॉन है तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। ठीक वैसे ही 12 और 16 इलेक्ट्रॉन केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, इधर भी हो जाएगा 2। देखो 3 से आधा कम, आधा मतलब 0.5 कम, तो 2.5, फिर 2.5 से 0.5 कम हुआ 2, इधर भी 2, फिर यहाँ पे और 0.5 कम करो तो 1.5 हो गया, यानी 1.5 हो गया, फिर एक हो जाएगा। एक का मतलब क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है या 18 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1-1 होगा। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा, तो आप चिंता बिल्कुल मत करें। फिर इधर हो जाएगा 0.5, क्योंकि 1 से 0.5 कम करेंगे तो 0.5, 0.5 और लास्ट में फिर हो जाएगा 0। चलिए जैसे अपन चलिए नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन का ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 के लिए पहले ही हमने फिक्स कर दिया है कि जिस मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें 14 होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अभी हम देखते हैं कि चलिए N2 प्लस का क्या होगा, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर लगा हुआ है, प्लस चार्ज अगर लगा हुआ है, तो आपको उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करनी है, उतना इलेक्ट्रॉन कम करना है, कैलकुलेशन में उतना कम कर देना। और अगर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो उतना बढ़ा देना। जैसे N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो N2 प्लस में कितने हो जाएंगे, तो प्लस कितना ठोक लगा हुआ है, प्लस चार्ज 1 लगा हुआ है, तो आप 1 की कमी कर देना, यानी 14 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद 13 के लिए देख लीजिए आप बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। तो N2 प्लस का अगर कोई मुझे बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो मैं तुरंत उसको क्या कह दूंगा कि N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। N2 माइनस का कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, माइनस होने के नाते आप एक और बढ़ा दीजिए। अगर माइनस दिखते हैं तो आपको और बढ़ाना है, प्लस दिखते हैं तो आपको कम करना है। जितने माइनस उतने बढ़ा दो, जितने प्लस उतने और कम कर दो। यहाँ हमको सिंगल माइनस दिख रहा है तो हम 1 की बढ़ोतरी कर देंगे। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 14, और एक माइनस के कारण एक और बढ़ाएंगे तो 14 और 1 15 हो जाएगा। और 15 होने के नाते फिर से हम उसी लेवल पर, देखो एक तरफ 13 है एक तरफ 15 है, लेकिन दोनों केस में ही बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5, यानी कि यहाँ पे N2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है, तो ये सेकंड वाले लेवल पे आ रहा है। इस तरीके से आप चलिए CO का कैलकुलेट करते हैं। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8 और 6 14, यानी कि 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 इसका भी फिक्स हो गया। ऑक्सीजन का ले सकते हैं, चलिए O2 का ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स होने के नाते 8 और 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 16। तो 16 के लिए आप देख लीजिए इधर कितना दिख रहा है, 2। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में 12 इलेक्ट्रॉन है तब भी उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हम 2 ही लेंगे। और फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो भी हमको बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखना है, 2 ही लिखना है, इसलिए यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, तभी तो हम जब भी O2 को अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, और नाइट्रोजन को जब हम लिखते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है,
तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अब प्रश्न उठता है सर कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। अगर केवल बॉन्ड ऑर्डर पे फोकस करता हुआ अगर क्वेश्चन आना हो तो लगभग इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। इस पे 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, इसके एप्लीकेशंस बताइए, इससे हम क्या क्या जान सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको 2 बातें हमेशा अच्छे से जाननी है और वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि समझ लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जब एटम्स से मिल करके मॉलिक्यूल बनता है तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे भी हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी इसके तुलना में। यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी की तुलना में थोड़ी कम होगी। तो सीधी सी बात है, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही कंसेप्ट है। एक और बात हमेशा याद रखना आप, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये दोनों बातें आप हमेशा हमेशा याद रखें। और चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनके पूछे जाने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, नहीं ये तो रखना है हमको क्योंकि इसी के बेस पे हम फटाफट बॉन्ड ऑर्डर लिख पाएंगे। जैसे आपको दिया गया है O2 माइनस O2 प्लस O2 और O2 2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस O2 प्लस O2 O2 2 माइनस। हमें इनको इनके बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जमाना है और बॉन्ड एनर्जी के भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, तो फटाफट से आप पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। तो चलिए मुझे बताइए आप O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन प्लस एक माइनस चार्ज के कारण आपको एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है। तो 16 और एक कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखे हैं सर, 14 15 16 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन होने के नाते इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। तो इसका हो जाएगा 1.5। ठीक है, O2 प्लस देखते हैं। O2 प्लस, तो O2 में 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन प्लस के कारण एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 16 में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ये हो गया 15। 15 होने के नाते ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखते हैं O2 यानी 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन के कारण ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अगला देखते हैं O2 2 माइनस है ना, O2 2 माइनस। तो 2 माइनस मतलब 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको और ऐड करने हैं 2 माइनस चार्ज के कारण। तो 16 इलेक्ट्रॉन और 2 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 के नाते इसका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। देखो ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देख लो आप इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है यानी बढ़ते क्रम में जमाना है तो बढ़ते क्रम में तुम कैसे जमाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो इनमें से सबसे छोटा दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये 1, फिर उससे बड़ा दिख रहा है 1.5, फिर उससे बड़ा दिख रहा है 2, फिर दिख रहा है 2.5। 1 किसके लिए है, O2 2 माइनस के लिए है। 1.5 किसके लिए है, O2 माइनस के लिए। 2 किसके लिए है, 2 है O2 के लिए। और फिर 2.5 किसके लिए है, ये है O2 प्लस के लिए। जी हाँ, तो ये इनका बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और
वन हो गया O2 माइनस के लिए, 1.5 हो गया O2 माइनस के लिए, 2 हो गया O2 के लिए, 2.5 हो गया O2 प्लस के लिए। हमने उसी के अनुसार इनको जमा दिया और एक क्रम तैयार हो गया। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी का क्रम पूछा होता तो आप देख लीजिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ यानी कि जो ऑर्डर, जो सीक्वेंस बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपने तैयार की है, सेम वही सीक्वेंस बॉन्ड एनर्जी के लिए भी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता तो क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसलिए अगर आपको इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ क्रम पूछता तो जस्ट आप इसको पलट देते। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ क्रम होता तो ये O2 प्लस पहले आता, फिर O2 आता, O2 माइनस आता, O2 माइनस आता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी है। कहीं भी कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ ले, और जरूर पूछना है, मगर आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ यहाँ पे डाउट निकलेगा, क्योंकि काफ़ी इजी है ये ऑक्सीजन के साथ साथ आप नाइट्रोजन पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फटाफट नाइट्रोजन वाला अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, यानी कि आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे रहेंगे जिसमें आगे पीछे रहेंगे, किसी ऑप्शन में ये भी रहेगा, तो आपको फटाफट से चारों के लिए कैलकुलेट करना है, ऑर्डर जमाना है, देखना है, फिर ये ऐसा वाला पैटर्न जिस ऑप्शन में दिख रहा है आपको फट से उसको वही ऑप्शन आपको टिक करके लिखना है। बॉन्ड एनर्जी बोलेगा तब भी यही क्रम होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि उनका जो नेचर है वो एक जैसे है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ घटते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों का व्यवहार जो है वो विपरीत है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इसलिए आप उसको ध्यान रखें। अगर इसी में बॉन्ड स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ क्रम हमको पूछता तो हम ये नहीं बल्कि ये वाला क्रम लिखते। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, नाइट्रोजन का भी आप बना लेंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए हम देखते हैं, नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 प्लस N2 2 माइनस। ठीक है। चलिए N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 प्लस N2 2 माइनस। तो फटाफट से हम सभी के बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालते हैं। तो बताइए सर कितना होगा, N2 का कितना होगा? तो N2 का 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 के हिसाब से 3 हो जाएगा। N2 प्लस तो 14 और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस रहेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज तब चढ़ता है, तब आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो 14 में एक इलेक्ट्रॉन गया तो 13 हिसाब से कितना होगा, 2.5। ये देखो 2.5, ये देखो 13 के लिए 2.5। N2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 14 और 1 15, तब भी 2.5 होगा, तो 2.5 लिखना है आपको यहाँ पे। N2 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो 12 बचेगा, तो 12 के लिए देखो यहाँ पे आप, ये देखो 12 के लिए 2, तो 2 हो जाएगा। और N2 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए कितना हो जाएगा, तो 14 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी 16 के लिए फिर से 2 हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 2 हो गया। तो सबसे कम किसका है सर? तो सबसे कम इन दोनों का है सर, सेम है सर। तो N2 2 प्लस N2 2 माइनस दोनों का सेम है, इसलिए इक्वल करेंगे। आप इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले छोटा लिखना है। अगर आपको घटते हुए क्रम में जमाना होता तो सबसे पहले बड़ा लिखते, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से लिखना है। तो हम इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना चाहते हैं, इसलिए सबसे छोटा वाला पहले लिखे, फिर ऐसे लगा देंगे और उसके बाद 2.5 वाला लिखेंगे। तो N2 प्लस, और फिर दोनों के बीच में बराबर लगाना। दोनों के बीच में बराबर इसलिए क्योंकि दोनों बराबर है, और फिर इन दोनों से बड़ा ये है इसलिए बड़ा है, इसलिए N2। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं और उसके जो डिफरेंट आयंस हैं, हमने उसका भी क्रम तैयार कर दिया है। आई थिंक ये काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो ये तैयार हो गया। बॉन्ड एनर्जी भी कहा होता तब भी यही होता। इस तरीके से आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी बहुत सारा देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी आसान पड़ेगा। जहाँ तक मैं अपने कॉपी में देख पा रहा हूँ। चलिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का आप बनाना, ये आपके लिए होमवर्क है। आशा है
आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक का वीडियो बनाने का एक प्रयास किया हूँ। हो सकता है कहीं कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा भी करें और मुझे बताएं भी कि कहाँ गलती हुई है, ताकि उसको मैं सुधार सकूँ। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और वीडियो में कुछ अगर आपको कुछ और सुझाव चाहिए तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि और किस टॉपिक पे आपको शॉर्टकट ट्रिक या किस टॉपिक में आपको डाउट होता है तो वो मुझे बताएं। तो उस पर मैं आपको जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं उस पर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और इसमें मैंने एक और सोचा है कि हाइब्रिडेशन यानी संकरण पे उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, कि हम किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन की पहचान कैसे करें कि किस में sp3 है और किस में sp2 है, किस में sp है, किस में sp3d है। तो इनकी पहचान के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा हुआ है, तो उसको मैं ठीक इसके बाद बनाऊंगा। पहले आप बताइए कि ये कैसा लगा, फिर उसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, समझा, और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करें, मन में विश्वास और आशा रखें। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।